हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको हम लोग देखेंगे और जो भी डाउट है वो हम लोग यहीं पे लेंगे। कुछ क्वेश्चन भी करने वाला और कुछ होमवर्क भी आप लोग के लिए रखे हैं, तो देखते रहिए। उससे स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कोट मुझे लगा, वो हम इसको ऐड किए। इसको अगर थोड़ा पढ़ते हैं। शांत रहो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। इसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो चुपचाप करते रहिए, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सफल हो जाइएगा तो वही शोर मचा देगा। इंग्लिश थोड़ा पढ़ देते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। इसका मतलब ऊपर में हिंदी लिखा हुआ, ज़्यादा इंग्लिश मुझे आता भी नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थोड़ा सा रियल एग्जांपल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ा। रियल एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तो देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं है डेली। जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल कहीं ना कहीं इस कलर का होता है, कलर का नहीं, इस शेप का होता है। अगर आप इसको किक कीजिएगा तो इसका जो पाथ होता है कहीं ना कहीं इस तरह का पाथ होता है। तो ये जो पाथ है मेरे पास, ये जो पाथ है ये कौन सा, ये जो है पैराबोलिक शेप में है। कौन सा शेप में है? पैराबोलिक शेप में है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं अच्छे से, कि मान लेते हैं कि मेरे पास फुटबॉल ऐसे गया और ये फुटबॉल यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग से पूछूंगा कि बताइए कि इसका हाइट क्या होगा, तो इस हाइट को निकालने के लिए, मतलब इसके हाइट को निकालने के लिए यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा अंदर में नहीं जाते क्योंकि ये सब चीज़ें फिजिक्स का चीज़ है, हम लोग मैथ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल हम सिचुएशन लिए हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए कारपेट इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब यह हुआ कि एक कारपेट है, और कौन सा शेप में कारपेट है, कौन सा शेप में कारपेट है, तो वो जो है एक रेक्टेंगल शेप में कारपेट है, ठीक है। और इसका जो मुझे लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर ज़्यादा है। कितना मीटर ज़्यादा है? 3 मीटर ज़्यादा है। 3 मीटर, 3 क्या हो जाता है कभी कभी वो। हम्म 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर हम मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं। बी मेरे पास मान लेते हैं एक्स है। आप एक्स जगह पर बाई ले सकते हैं, जेड लग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मुझे एक्स पसंद है इसलिए हम एक्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स, और इसका जो लेंथ होगा अगर गौर से देखें तो लेंथ मेरे पास क्या होगा, लेंथ बोला गया है कि ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा करेंगे तो हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा x+3। ये x है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x+3, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया भी हमारे पास दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है 40 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पढ़े हैं, बचपन में पढ़े थे क्लास नर्सरी में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी। और एरिया मेरे पास दिया कितना हुआ है 40, और एल मेरे पास है कितना, एल मेरे पास है x+3, और बी मेरे पास x है। अगर थोड़ा सा इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो गया 40 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 3x। ये मेरे पास प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम गौर से थोड़ा सा देखें तो ये जो मेरे पास है, जब तक हम लोग x का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम लोग सोल्व करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग आज सीखेंगे कि इसको आखिर हम लोग सोल्व कैसे करें। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन अपना निकाल के रखिए, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं
और वीडियो बस देख रहे हैं। कॉपी पेन अपने पास रखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको लिखते जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारा स्लाइड मेरे पास है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठे रहिए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है, ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी को सोल्व करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में इसको हम सोल्व करके बताएंगे इसका लेंथ क्या आएगा और इसका ब्रेथ क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके डिफिनेशन पे। अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका डिफिनेशन कहता क्या है, तो 1 मिनट हम लोग इस पर गौर करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन विथ डिग्री ऑफ 2, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 होना चाहिए। यानी एक इक्वेशन होना चाहिए जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2। अगर किसी को डिग्री नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। पॉलिनोमियल में आप लोग पढ़े होंगे कि px मेरे पास अगर मान लेते हैं कि x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, तो डिग्री की अगर बात करें हम लोग, तो इसका डिग्री जो होगा कितना होगा, इसका डिग्री जो होगा मेरे पास 4 होगा, क्योंकि डिग्री कहते हैं हम लोग है द मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ये मेरे पास कितना है, 4 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 4। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये px है, अगर लेते हैं x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3 प्लस में 4x क्यूब प्लस में 5। अगर हम पूछेंगे कि इसका डिग्री क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि इसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि 4 डिग्री इसका नहीं होगा। क्योंकि पहली बात ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर जो होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। 2 और 4 सही है, पर ये -3 होल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेश्चन, ये इसका थोड़ा सा जनरल फॉर्म देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए तो हम लोग डिग्री समझ लेंगे, डिग्री क्या होता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा होता है। वो कौन सा फॉर्म होता है, मेरे पास एक RS अग्रवाल का बुक अगर देखिएगा तो उसमें किसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और सारे बुक में लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, और a b c मेरे पास क्या है, a b c जो है मेरे पास ये रियल नंबर, ये मेरे पास क्या है। अब किसी को ये भी नहीं पता है कि रियल नंबर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 4 में जाइए और उसके NCERT बुक में लिखा हुआ है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और लिखा होता है कि ए जो होना चाहिए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर एक 0 के बराबर हो गया, मान लेते हैं ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, अगर ए बराबर हम 0 रख लेते हैं, ये टर्म पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ bx प्लस c बराबर 0 बचेगा। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है मेरे पास 1 है। तो ये जो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है। इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। पहला अगर एग्जांपल देखते हैं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x का पावर अगर चेक करें, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको चेक करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये भी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर मेरे पास जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 2 है, तो ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ ये भी है, क्योंकि x देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे अगर इसके LCM लेंगे तो मेरे पास ये x आएगा, और x इंटू एक्स मेरे पास x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में 6 इक्वल टू 3x,
और ये 3x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भले ही देखने में नहीं लग रहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है। और भी कुछ जैसे ये है, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है तो हम a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लिख देते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हमारे पास होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा। ये हो गया, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करके और बताना है कि ये मेरे पास थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद कौन से फॉर्म आना चाहिए, अगर ये फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई इक्वेशन तो हमेशा जो होगा क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर कि इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हम आप लोगों को बताए थे कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास पैराबोलिक होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक कहने का मतलब हुआ कि क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर का नाम ही पैराबोला है। उसमें 4 इक्वेशन बताया जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना समझ लेते हैं कि किसी भी ग्राफ का अगर शेप इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो वो जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी ग्राफ अगर मान लेते हैं कि ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं सारा, अगर कोई ग्राफ अगर ऐसे कट कर रहा है तो ये भी मेरे पास किसका रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एक सवाल हम देखे थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे से बना देते हैं तो ये कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ से बस हम लोग यही समझ में आ रहा है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज यू शेप। यू शेप करने के मतलब सबका शेप देखिए यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, और इसको हम कहते हैं किसको है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब रूट्स देख लेंगे, रूट्स कहते हैं किसको, ये भी आर एस अग्रवाल से लिखा हुआ है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। रूट्स को अगर हम लोग हिंदी में एकदम प्योर ठेठ हिंदी में समझे तो रूट्स का मतलब ये होता है कि इसमें x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें ताकि ये रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम कितना रख रहे हैं, 2। अगर x का वैल्यू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो ये जो 2 होगा इस इक्वेशन को क्या, इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये रूट्स होगा। रख के देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं क्या 0 ये दे रहा है, ये 4 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस 6 और 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 और 10 माइनस 10 कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं ये 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है, ये 2 मेरे पास क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है। तो इतना ही समझना कि एक इक्वेशन में जो वैल्यू रखने पे क्या हो जाए, वो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही इसका क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर अल्फा जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, कहीं ना कहीं अल्फा रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी के हम लोग अभी एकदम आसान भाषा में समझें, कोई भी अगर इक्वेशन है उसमें कोई वैल्यू पुट करने पे अगर रिजल्टेंट मेरे पास 0 आ रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका रूट्स होगा। ठीक है, इधर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इधर नोट 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आप इसको पढ़े होंगे कि रूट्स को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। और रूट्स को हम लोग एक और नाम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 जो है ना, इस इक्वेशन का क्या है, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 0 जब द पोलिनोमियल बोले तो भी मेरे पास रूट्स ही कहलाएगा, या फिर उसका सॉल्यूशन बोले तो भी वो क्या कहलाएगा, रूट्स ही कहलाएगा।
तो रूट्स क्या होता है हम लोग समझ गए होंगे। अब रूट्स हम लोग निकालना सीखेंगे कि इक्वेशन से रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हाउ मेनी मेथड टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का कितना सारा तरीका हो सकता है। वैसे हमारे बुक में सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड है और एक मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये दो हम लोग पढ़ना है, बाकी ये दोनों चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना, पर जानना जरूरी है कि आखिर ये कैसे बनता है, हम सिखाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहला मेरे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ये शायद सबको पता होता है क्योंकि ये क्लास 8 में भी पढ़ना होता है, 9 में भी पढ़ना होता है और 10th क्लास में पढ़ना है। तो ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड कहीं न कहीं हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, तो ये सबको पता होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ये होता है क्या, थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे बहुत ही डिटेल में इसका हम डिस्कस करेंगे। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी का, हमारे पास दोनों का दोनों वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, तो अगर बिहार बोर्ड देखिएगा तो वहाँ पे ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, सीबीएस में है पर सिलेबस में नहीं है। बुक में अगर देखिएगा तो ये लिखा हुआ है। हम लोग ये हम लास्ट में मतलब एक क्वेश्चन में रखें ताकि ये भी आप लोग सिखा दें। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी भी क्लास 10 की बुक में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बुक देखिएगा तो वहाँ पे पढ़ना है कि ग्राफिक मेथड क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का एक ग्राफिक मेथड होता है। अगर क्लास 10 का पियर्सन का बुक होगा तो उसमें आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं इस मेथड को। ठीक है, तो हम लोग आज ये तीनों डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेरे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कब रियल रूट होता है, कब इमेजिनरी रूट होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग क्लास 8-9 में सीखे हुए हैं, उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम वीडियो का स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर आप लोग बैठे हुए हैं कॉपी पेन निकाल के बैठिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखें तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको पहले खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिए, फिर चेक कीजिए कि सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जैसे कि जैसे जैसे मुझे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है सोल्व करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है इसको गौर से क्या करना है, पकड़ लेना और यहाँ पे लिख लेना है। जो स्टार्टिंग में जिनको कुछ नहीं आता उसके लिए हम बता रहे हैं। अब सोचिए कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है मेरे पास, यानी गुना करने पे ये नंबर आना चाहिए और ऐड करने पे ये नंबर आना चाहिए, है। अगर हम गौर से देखें तो 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या 5 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। और अगर हम 5 प्लस 1 करते हैं तो क्या 6 आ रहा है। बस ब्रेक हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और दोनों का दोनों रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 1x प्लस में 5x लिख सकते हैं। अरे 5 प्लस 1 फिर से 6 ही हो जाएगा, प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अगर 1x में देखें तो x मेरे पास कॉमन है, और एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं। और अगर हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, एक x बचेगा। और जब यहाँ से हम कॉमन लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये 1 तो जरूर बचेगा, तो 1 लिख देते हैं। अब ये दोनों में चेक कीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 दिख रहा है तो 5 मेरे पास कॉमन है, 5 हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो जरूर बचेगा, इक्वल टू 0। फिर से गौर से देखते हैं कि x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, फिर से क्या x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और इधर क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। वैसे ये तो बहुत ही, ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें हम लोग को जानना चाहिए।
कि दो नंबर अगर मेरे पास जीरो हो रहा है, तो अगर क्लास 12th में जाइएगा तो एक पढ़ना हम लोग का है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अभी तो हम लोग क्लास 10 में है, तब तक हम क्या करते हैं कि ए इक्वल टू भी जीरो लेते हैं और बी इक्वल टू भी जीरो लेते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें, किसी भी एक नंबर को अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो बनाएगा। अगर हम ए इक्वल टू 5 लेते हैं और बी इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं, तो क्या ये जीरो रिजल्ट देगा? जी हाँ, देगा। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं कि दोनों को दोनों हम किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही आसान है, सेम काम यहाँ भी करना है, बशर्ते साइन को भी लेके चलना है। ऐसा नहीं कि साइन छोड़ देना है। यानी ऐसा दो नंबर सोचिए जिसको गुना करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आना चाहिए 35 और ऐड करने पे जो आना चाहिए -12 आना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा दो नंबर सोचना हम लोग को है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 35 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे कितना आना चाहिए -12 आना चाहिए। बहुत ही आसान है। अगर हम सोचें 7 इंटू 5 करेंगे तो ये मेरे पास 35 आएगा। सॉरी, माइनस ले लेते हैं। -7 और -5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और -7 और -5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -12 आएगा। बस ब्रेक हो गया, बस ब्रेक कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 12x को क्या लिख सकते हैं हम? -7x -5x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं, यहाँ पे पहले तो कॉमन लेते हैं ना। यहाँ पे कॉमन लेते हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। अगर हम एक्स स्क्वायर और 7x में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर मेरे पास कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी 5 है, कहीं ना कहीं 35 का अगर हम लोग चेक करेंगे, कहीं ना कहीं ये 7 इंटू 5 है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, तो 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो पहले प्लस बनता कैसे है? अगर गौर से देखें तो प्लस बनता माइनस इंटू माइनस है। अगर हम एक माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर हम एक माइनस बचा रहेगा, तो -5 हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 यहाँ भी है, x माइनस 7 यहाँ भी है, तो x माइनस 7 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? -5 इक्वल टू 0। अब फिर से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। x इक्वल टू आ जाएगा 7 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये जो दोनों निकल के आया वो क्या है? इस इक्वेशन का रूट्स है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अगर हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे 7, तो ये क्या देगा? रिजल्टेंट 0 देगा। अगर x का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो भी इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी मेरे पास क्या है? कहीं ना कहीं x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5 इस इक्वेशन का क्या है? ये रूट्स है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि और भी कुछ क्वेश्चन लिए होंगे, एक दो क्वेश्चन हम रूट्स वाले भी करेंगे। रूट्स वाले नहीं, पहले तो इसको कर लेते हैं। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा। अब लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 48 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। इस पर कॉफिशिएंट चेंज हो गया ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन हम धीरे धीरे चेंज करते हैं, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और टाइप भी चेंज होगा। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन लिए और उसी में पूरा 2 घंटा लगा दिए, नहीं। अब इसको सीखेंगे, इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉफिशिएंट को पकड़ लेते हैं और ये जो कांस्टेंट है इसको उठा लेते हैं। ये दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब कॉपी पे नहीं करना होता, मन में करना होता है, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है तो हम करके दिखाते हैं। ये 2 इंटू में -6 करेंगे, कितना आएगा? ये -12 आएगा। तो फिर से वही सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए और ऐड करने पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? 1 है। यानी फिर से हम क्या सोचना है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए?
-12 और ऐड करने पे कितना चाहिए, +1 आना चाहिए। ऐसा नंबर है मेरे पास? हाँ, है, बिल्कुल है। अगर हम 4 इंटू -3 करते हैं तो क्या ये -12 दे रहा है? जी हाँ, दे रहा है। अगर दोनों को हम अगर प्लस करते हैं, 4 प्लस -3 करते हैं, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 4 माइनस 3 कितना आ रहा है, 1। यानी ऐड करने पे 1 दे रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना दे रहा है, -12। बस इसको ब्रेक कर देते हैं, कुछ नहीं करना, मेन काम यही है। ये होने के बाद इसको बस सजा के लिख देना है। देखिए, इसको भी मिटा लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 4x, अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, 4 इंटू -3 लिख लेते हैं 4x माइनस 3x। 4x में से 3x और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये x आएगा, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ भी 2x है और यहाँ भी कहीं ना कहीं 2x है। 4x को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, तो 2x हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 तो बचेगा ही और x हम पहले ही कॉमन लेनी, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। दोनों जगह क्या माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। ये 3 और ये मेरे पास 6 है। 6 जो होता है 3 इंटू 2 होता है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, और माइनस भी कॉमन लिए हैं तो इस बार माइनस नहीं बचेगा। हम लोग थोड़ा सा और ही डिस्कस कर लेते हैं। माइनस इंटू प्लस जो होता है वो माइनस होता है। अगर हम माइनस हम कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचना चाहिए, प्लस ही बचेगा। ये माइनस पहले से ही कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, प्लस, और 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे एक्स बचेगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से गौर से देखते हैं, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो क्या x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लें? अरे बोलो हाँ या ना, कॉमन ले लें? हाँ, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और फिर से ये दोनों के इक्वल को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा, ये 3/2 आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ भी लिए हैं, इसको भी समझा देते हैं। देखिए, हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, 48x² माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसे कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 48 इंटू में -1 करेंगे, कितना आएगा, ये -48 आएगा। और यहाँ पे -13 है, तो हम लोग फिर से वही सोचना है कि ऐसे दो नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे दो नंबर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए, -48, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -13 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है? जी हाँ, ऐसा नंबर है। देखिए, अगर हम ले लेते हैं 16 इंटू अगर -3 ले लेते हैं तो क्या ये -48 दे रहा है? जी हाँ, दे रहा है। अच्छा, इसको हम लोग को क्योंकि -13 लाना है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा और इसको प्लस में लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग -16 इंटू में अगर 3 ले लेते हैं तो क्या ये -48 आ रहा है? अब इसको ऐड करके देखते हैं, -16 प्लस 3 अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो आएगा -13 आ रहा है। कहीं न कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक मिल गया, बस इसको ब्रेक करेंगे, फिर से इसका रूट्स निकाल लेंगे। देखिए, 48x² लिखा हुआ, 48x² लिख लेते हैं। अभी इसको हम लोग ब्रेक किए थे किसमें, -16x और प्लस में क्या लिखे थे हम, 3x। क्योंकि -16 और +3 करेंगे तो ये कहीं ना कहीं -13 आएगा, और -1 है तो -1 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में क्या कॉमन है,
48 क्या 48 में क्या 16 छुपा हुआ है? हाँ, 16 इंटू अगर 3 करेंगे तो ये 48 आता है। और यहाँ भी 16 है तो 16 हम क्या ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? x भी तो कॉमन है। x कैसे हम लोग भूल गए? x तो भूलना ही नहीं है। x भी तो कॉमन है। यहाँ पे 16 कॉमन है और दोनों जगह x है तो x भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x। और यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो जरूर बचेगा। और प्लस में इधर कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 जो होता है हर नंबर का मल्टीपल होता है, इसीलिए 1 जो है मेरे पास क्या है? कॉमन है। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में ये भी और ये भी क्या दोनों सेम टू सेम है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस 1 और इधर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 16x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 0। और फिर से दोनों के 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 16x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये -1/16। ठीक है, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज कीजिए और पूरा फिर से देखिए। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं और कल सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज तो थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं। कल का जो क्वेश्चन का लेवल होगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जितना भी फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई प्रीवियस पेपर में, सारा हम लोग कल खत्म करेंगे। और फिर परसों हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, सीरीधारा चार्ज फार्मूला पढ़ेंगे। करते हैं इसके ऊपर बात। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन खतरनाक नहीं है, आसान है। √3x² प्लस में 10x प्लस में 8√3 इज इक्वल टू 0। ये गलती से ये रूट जो होना चाहिए, एक मिनट हम इसको सही कर लेते हैं। ये जो रूट होना चाहिए ये यहाँ तक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा रूट रहेगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आज भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। फिर से वही चेक करेंगे, क्या x² का जो कॉफिशियंट है, x² का जो कॉफिशियंट है वो √3x है और ये मेरे पास -8√3 है। तो ये दोनों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 इंटू -8√3 मल्टीप्लाई करने आता होगा, उम्मीद करते हैं सबको। √3 इंटू √3 अगर हम बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 8 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -24। क्या आ जाएगा? ये -24। अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में देख लेते हैं कि 5 को हम लोग √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 10 लिखा हुआ तो 10 को हम लोग √10 इंटू में √10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत इस क्वेश्चन में पढ़ने वाला है, इसीलिए हम ऐसा इसको लिखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए √3x² प्लस, अभी हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था? -24 आया था। तो ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -24 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? ऐड करने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 10 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 10 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है? जी हाँ है। अगर हम गौर से देखें तो 12 इंटू, अगर हम 12 इंटू -2 करेंगे तो क्या -24 आएगा? जी हाँ आएगा। और 12 प्लस में -2 करेंगे तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा। कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है जो हम लोग कंडीशन लिए हैं। तो 12x माइनस में क्या हो जाएगा? ये 2x और माइनस में 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती कॉमन निकालना पड़ेगा तभी ये सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सोल्व हो पाएगा। देखिए 12 को अगर हम गौर से देखें तो क्या 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अरे अभी जस्ट हम यहाँ पे बताए थे, मिटा दिए। हम लोग
√3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो बस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक से बता रहे हैं अभी तो बेसिक से बताएंगे, फिर कहने की जब क्वेश्चन सेम टाइप आएगा ना फिर उड़ाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए गौर से देखते रहिए। प्लस में 4 इंटू, हम इसको क्या लिख रहे हैं, √3 इंटू √3, और x है तो x तो लिखेंगे ही, माइनस इसको ऐसे रहने देते हैं 2x माइनस में 8√3 इक्वल टू 0। अब कहीं ना कहीं ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, गौर से देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, √3 एक तो मेरे पास √3 दिख रहा है, यहाँ भी √3 है, और यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अगर यहाँ से हम √3x बाहर यहाँ निकाले हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4√3 बचेगा। क्या बचेगा, ये 4√3 माइनस, दोनों जगह क्या माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और 8 में मेरे पास 8 को गौर से देखेंगे तो 8 जो होता है 4 इंटू 2 होता है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, 2 यहाँ भी है, तो ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में यहाँ से जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, और √3 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों गौर से देखिए क्या दोनों सेम टू सेम है, जी हाँ सेम टू सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 4√3 मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √3x और माइनस में 2, यहाँ पे 2 बच रहा है, इक्वल टू 0। फिर से ये दोनों को क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से भी 2 रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यानी x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4√3 आ गया, यानी इसका जो एक रूट है मेरे पास माइनस का 4√3 है, और दूसरा रूट भी निकाल ही लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो √3 इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/√3। फर्स्ट रूट यहाँ पे आ गया और सेकेंड रूट यहाँ पे आ गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों में से किसी एक वैल्यू या फिर दोनों को अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ज़्यादा नहीं है, बस ये हम जब क्लास स्टार्ट किए होंगे तो उस समय 4 मेथड डिस्कस किए थे, अभी हम लोग एक सीखे हैं, कौन सा, सबसे ऊपर वाला मिडिल टर्म स्प्लिट, या फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। अब सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये पढ़ना नहीं है लेकिन सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाए, क्योंकि जब सीधी धारा चार्ज पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग 2 क्लास 3 क्लास में पढ़े होंगे, पूछ लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है सबको, कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये तो शायद सबको पता होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे जो इक्वेशन है ना, इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसके लिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसके ऊपर बस काम करना होगा, कि यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 2 ढूंढेंगे, क्या 2 ट्वेल्व में 2 रहता है, जी हाँ रहता है। तो एक्स स्क्वायर को क्या हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, प्लस में इस पूरे 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू एक्स, या फिर और इसको अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 6। अरे मल्टीप्लाई करने पे 12x ही आएगा, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें थोड़ा सा, तो ये तो मेरे पास है a, तो a का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 2ab, 2ab कहने की b का जो वैल्यू मेरे पास है 6 है, और b मेरे पास b स्क्वायर भी तो यहाँ पे है, तो b स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती b स्क्वायर यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, 6 का स्क्वायर इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 6 का स्क्वायर मुझे माइनस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है, किसी भी इक्वेशन में अगर कोई नंबर अगर प्लस कर रहे हैं तो सेम नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 6 का स्क्वायर प्लस किए और 6 का स्क्वायर माइनस किए,
और प्लस में 35 है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिए, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है? देखिए तो सही, कहाँ तक? यहाँ ही तक, इधर यहाँ तक ही देखना है। क्या यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास है, ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है? जी हाँ, बना रहा है। ये जो है मेरे पास x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस में 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और प्लस में 35 लिखा हुआ, लिख देते हैं, इक्वल टू 0। अब 36 प्लस 5 माइनस 36 प्लस 35 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर -1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, हम साइड में लिख देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉपी के साइड में आप लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है। फिर से इस पूरे वैल्यू को हम a मानेंगे, इस पूरे वैल्यू को b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और एक बार दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एक बार प्लस कर लेते हैं, x प्लस 6 प्लस 1 और x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 7, तो x प्लस 7 आ गया, और ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -5, यानी इस मेथड से भी कहने की मेरे पास रूट्स क्या आ रहा है? -7 आ रहा है और -5 आ रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस पर मेथड क्या है मेरे पास? थोड़ा सा चेंज है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ होमवर्क पहले से ही लेके रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखिएगा, होमवर्क भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। होमवर्क में एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम कहीं से क्वेश्चन नहीं है, ये RS अग्रवाल का ही 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। ये आप लोग इसको बनाइएगा, और इसका जो आंसर है वो कहाँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तो हम लोग पहली बार हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, तो जो भी दिखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, तो अपना राय जरूर लिखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल का जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो क्वालिटी क्वेश्चन से पूछा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको हम लोग सीखे आज हैं, और कल तकरीबन RS अग्रवाल में जितना भी क्वेश्चन है वो तो सारा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर 10 से 15 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि लेवल ऐसा ही रहेगा। जैसे कि ये भी देखने में अजीब लग रहा होगा कि अरे ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये ABC आ गया, फिर ये भी आ गया, पता नहीं क्या है। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जिनसे बन जाएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और कल का क्लास जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर होगा, और कल का क्लास आज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।